हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हमारा एलटी ग्रेड सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और जिसमें हम 50 क्वेश्चन को करते हैं और इसके 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आपने वो देख लिए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस होने वाली है हमारे चैनल पर। अब बस शुरू से लेकर एंड तक बने रहें और आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगे कि आपको डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस पर वीडियो बननी चाहिए। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है आज का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है पहला। द वर्ड ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस इन ग्रीक ट्रेजेडी, ये ग्रीक ट्रेजेडी से आता है ह्यूब्रिस। एज सीन इन मैकबेथ, ये दिखाई देता है मैकबेथ में। करेक्टर मोस्ट नियरली मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही फेमस वर्ड है ये वाला और एलटी ग्रेड के सिलेबस में ये वाला सब दिया हुआ है। तो इसका मतलब होता है प्राइड, इसका मतलब होता है घमंड। एक्सेसिव प्राइड लीडिंग टू डाउनफॉल, इतना घमंड किसी व्यक्ति को डाउनफॉल की तरफ ले जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये होता है प्राइड लीडिंग टू डाउनफॉल। ह्यूब्रिस एक ग्रीक वर्ड है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है द प्रोवर्ब, ये प्रोवर्ब है, इसका मतलब बताना है। स्टिल वाटर्स, स्टिल वाटर, स्टिल वाटर्स रन डीप मीन्स इसका मतलब क्या है? स्टिल वाटर वाला, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या होगा प्रोवर्ब का? इसका मतलब होता है काम पीपुल ऑफन हैव डीप थॉट्स, जो शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो हमेशा गहरे विचार रखते हैं। स्टिल वाटर्स रन डीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रायर प्रिपरेशन इज कॉल्ड, बिना प्रिपरेशन की बोली गई स्पीच को क्या बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन है, बिना तैयारी के दिया गया भाषण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एक्सटेम्पोर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कीट्स लाबले डेम सेंस मर्सी, लाबले डेम सेंस मर्सी द नाइट इज डिस्क्राइब्ड एज, तो क्या डिस्क्राइब करता है वो, क्या बताने की कोशिश करता है? तो बताता है उसमें कि जो राजा थे, नाइट थे, राजा थे, कैसे थे वो? पीले थे, लोइटरिंग, टहल रहे थे, पीले थे एंड हैगर्ड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये पब्लिश कब होती है? 1820 में। लावली डेम सेम्स मर्सी बहुत ही फेमस वर्क है इनका, जॉन कीट्स साहब का। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉइटरिंग, पेल एंड हैगर्ड। 1820 में ये पोयम पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन द ईडियम, द ईडियम क्या है? द कैरी कोल्स टू न्यू कासल, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। इसका मतलब है कैरी कोल्स टू न्यू कासल, तो इसका मतलब है टू डू समथिंग अननेसेसरी और रेडंडेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू कैरी कॉल्स टू न्यू कासल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट इंग्लिश प्रोवर्ब फॉर द हिंदी मीनिंग, हिंदी सेइंग। क्वेश्चन है दूध का जला, दूध का चला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है और पिछली बार भी एलटी ग्रेड में प्रोवर्ब आई थी, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, वो पूछ सकता है। तो जो काम एक बार खराब हो जाता है वो दोबारा काम करने से पहले बड़े ध्यान से काम करना पड़ता है। तो दूध का छला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो इसका मतलब होता है वंस बाइटन ट्वाइस साई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, कि दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक पीता है। किसी व्यक्ति को जब एक बार नुकसान हो जाता है तो आगे बढ़े ध्यान से कदम बढ़ाता है वो, तो आंसर हो जाएगा ए। तो ध्यान रखेंगे वंस बाइटन ट्वाइस
साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड द वेदर बीन बेटर, कामा बी डैश गो फॉर पिकनिक बट सिंस इट रेंड बी डैश स्टे इंडोर्स। अब ये क्या है, ध्यान से देखो, हैड पहले आ रहा है और कोई क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं दिया है क्योंकि ये क्या इन्वर्जन है और एक कंडीशनल सेंटेंस है। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है जब किसी हेड आता है, हेड आता है पहले, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी वर्ब आती है, वर्ब की एमबी की थर्ड फॉर्म आती है और इसमें दिया भी है बीन, एमबी की थर्ड फॉर्म है। स्ट्रक्चर होता है इसका स्ट्रक्चर होता है कंडीशनल सेंटेंस का, पहले हेड अंदर भी आ सकती है और बाहर भी, इन्वर्जन का रूल भी आ सकता है और एमबी की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड है। तो यहाँ कौन सी वर्ब आएगी, इस ऑप्शन में जो आएगा, यहाँ जो आने वाली वर्ब होगी वो क्या होगी, वुड प्लस है प्लस पास्ट परफेक्ट, मतलब पार्टिसिपल आएगी, परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल आएगी, एमबी की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ऐसे में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो बी वाला आंसर हो जाएगा। तो हैड द वेदर बीन बेटर बी वुड हैव गॉन, तो यह हमारी कौन सी आ जाएगी, ये आपकी हो जाएगी, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा। बट सिंस इट रेंड स्टेट, ये पास्ट वाला है तो ये कहाँ चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। तो आंसर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है ये वाला, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेनिशन ब्रेक द रिपीटेड इम्परेटिव एक्सप्रेसेस, इसका मतलब क्या है, वो मुझे इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है अनकंट्रोलेबल ग्रीफ ओवर आर लॉस्ट फ्रेंड, जिसने अपना मित्र को दिया है उसके प्रति अनकंट्रोलेबल ग्रीफ, दुख, बहुत ज़्यादा दुख है। और ये पोयम जो है, जो डेडिकेट की गई है, ये एलेजी है जो टेनिसन का फ्रेंड था जिसका नाम था हेलम, ऑर्थर हेलम, उसके लिए ये डेडिकेटेड है, उसकी डेथ पर लिखी गई है और ये पब्लिश होती है 1842 में होती है, ध्यान रखेंगे 1882 में ये पोयम पब्लिश होती है और ये अपने दोस्त, टेनिसन का दोस्त होता है हेलम, उसके लिए डेडिकेटेड है। ये क्या है, एलेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोकैबुलरी टर्म एपिफेनी इन मॉडर्निस्ट लिटरेचर बुल्फ्स मिस्टर डेलेबो। अब ध्यान से देखना, जो मैंने वोकैब को भी उठाया है वो उठाया आपके कहाँ से, मिसेस डेलोबे, रेफर टू, तो किसको रेफर करती है एपिफेनी, इसका मतलब होता है अ सडन मोमेंट ऑफ इनसाइट और रिविलेशन। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। जो भी एग्जाम्पल है वो आपके लिटरेचर से उठाए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा एकदम ए। ये होता है अचानक ज्ञानोदय, एकदम अचानक से ज्ञान प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट है, द प्रोवर्ब इम्पिटी बेजल्स मेक द मोस्ट नॉइज, तो इसका मतलब क्या है, कम ज्ञान वाले लोग जो होते हैं, जो कम ज्ञानी लोग होते हैं वो अधिक शोर मचाते हैं। इम्पिटी बेजल्स मेक द मोस्ट नॉइज, तो इसका आंसर हो जाएगा शो ऑफ विदाउट रियल नॉलेज, इनको ज्ञान नहीं होता है, वो लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शो ऑफ जो दिखावा करते हैं विदाउट रियल नॉलेज, तो आंसर एकदम सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ आई डैश बी यू कमा आई डैश नॉट एक्सेप्ट द ऑफर इवन दे डैश इंक्रीज द सैलरी टुमारो। अब आपको इसमें भरना है, कंडीशन वाला क्वेश्चन है, तो ये कंडीशन का क्वेश्चन है। तो ये कौन कौन सी ऑप्शन देखते हैं कंडीशन में, इफ आई डैश बी की फॉर्म भरना है, को यू, अगर तुमको एक्सेप्ट नहीं करता मैं, अगर मैं तुम नहीं होता तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता ऑफर को। ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, देखो ये तो होगा नहीं,
ना ये होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जाएगी इफ आई वर यू, तो वुड नॉट एक्सेप्ट, ये हो जाएगी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। ये आपका सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा। और यहाँ पर ही कह रहा है द ऑफर इवन, ये प्रेजेंट में जा रहा है, द इंक्रीज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ बिल्कुल सही है, ये आपका ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ब्राउनिंग इन ब्राउनिंग्स प्रोस्पाइस द स्पीकर व्यूज डेथ एज। जो ब्राउनिंग की जो प्रोस्पाइस है, द स्पीकर व्यूज, डेथ को लेकर उसके क्या व्यूज है, तो डेथ को लेकर उसको इसके क्या विचार हैं। तो मानता है जो प्रोस्पाइस है ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लुक फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है लुक फॉरवर्ड। पहले इसका मतलब पता होना चाहिए, लुक फॉरवर्ड होता है इसका मतलब, लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड होता है। और मानता है कि ए बैटल टू बी फेस्ड फेयरलेसली, किसी भी मृत्यु को बहुत ही ज़्यादा फेयरलेसली, ए बैटल टू बी फेस्ड, बिना डर के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के उसका सामना करना चाहिए। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पोएम जो पब्लिश होती है वो होती है 1864 को, 1864 को ये पब्लिश होती, ध्यान रखेंगे ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड palimpsest used by Nehru in discovery of India, the metamorphically describes India's history, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है लेयर्ड मैन्युस्क्रिप्ट विद ओल्डर राइटिंग शोइंग थ्रू, तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए लेयर्ड मैन्युस्क्रिप्ट विद ओल्डर राइटिंग शोइंग थ्रू। और पैलिम्पसेस्ट का मतलब होता है पांडुलिपि, पुनर्लिखित पांडुलिपि, इसका मतलब होता है पांडुलिपि, पुनर्लिखित पांडुलिपि, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पब्लिश होती है 1946 में होती है, 1946 में होती है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, तो इसका मतलब क्या है, तो कह रहा है इसका मतलब क्या है, तो क्या है इसका मतलब, आंसर हो जाएगा कि मुर्गियां सहने से पहले मत गिनो, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, बर्सी डैश अराइव ऑन टाइम टूमोरो, द मीटिंग डैश स्टार्ट स्मूथली बट सी यूजली डिलीज। अब ये क्वेश्चन दे रहा है, ये कह रहा है इसमें क्या आएगा। अब देखो बिना कोई क्वेश्चन मार्क के पर पहले आ रहा है तो समझ जाओ ये क्या है, कंडीशन है, ये आपकी क्या है, कंडीशन है। और कौन सी कंडीशन है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है ये वाला, ये कौन सा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। कभी कभी बर जो होती है वो पहले आती है, इन्वर्जन का काम करती है, बर है, हेड है, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो इसमें एक ही ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बर सी टू अराइव ऑन टाइम टूमोरो, और ध्यान रखना सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में टूमोरो का भी प्रयोग हो जाता है, क्योंकि ये दिखाती है प्रेजेंट और फ्यूचर को दोनों को शो करती है, ये पास्ट को शो नहीं करती है। पास्ट को शो करने वाली जो कंडीशन होती है वो कंडीशन नंबर 3 होती है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो किसको दिखा रही है, संभाव्यता फ्यूचर के लिए इंडिकेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओ हेनरीज द लास्ट लीफ, बहुत फेमस वर्क है ओ हेनरी का, द लास्ट लीफ, द लीफ पेंटेड बाई बेहरमन सिंबलाइज करती है, वो किसको सिंबलाइज करती है, बहुत फेमस वर्क है ओ हेनरी, तो ये सिंबलाइज करती है होप एंड सेक्रीफाइस दैट सेव्स जर्नीज जॉन्सीज लाइफ। बेहरमन एक ऐसी पेंटिंग बना देता है
क्योंकि उसने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया था, कोई ऐसी पेंटिंग नहीं बनाई थी जिससे उसे प्रसिद्धि मिले। लेकिन अंत में मरते-मरते वो एक ऐसी पेंटिंग बना के चला जाता है जो किसी व्यक्ति की जान बचा देता है। खुद मर जाता है लेकिन जॉन सी की जान को बचा लेता है, उसकी आशा को जिंदा रखता है। और ये पब्लिश होती है 1907। ये कब पब्लिश होती है? 1907 में पब्लिश होती है। इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईडियम। ये बहुत फेमस ईडियम है, सरल है, अगर नहीं पढ़ा तो कठिन लगेगा। एक्लीज हील रेफर करता है, किसको रेफर करता है ये? एक्लीज हील, इसका मतलब होता है वीक पॉइंट। इसका मतलब होता है वीक पॉइंट होता है, कमजोरी नब्ज कमजोरी होती है। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन ए हो जाएगा, ए वर्नरेबल पॉइंट डिस्पाइट ओवरऑल स्ट्रेंथ। एक ऐसा बिंदु कि आपको पूरे ताकतवर हो लेकिन ऐसा बिंदु है जो आपका कमजोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट द प्रोवर्ब इनटू इंग्लिश। एक अनार 100 बीमार, बहुत फेमस, बहुत ही फेमस क्या है ये प्रोवर्ब है, एक अनार 100 बीमार। क्योंकि एलटी ग्रेड के सिलेबस में प्रोवर्ब की मीनिंग, उसका हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, कभी भी प्रोवर्ब का सीधा सीधा एग्जाम्पल नहीं होता है। जैसे ए वाला में दिया है 1 पोमग्रेनेट फॉर ए 100 सिक, और ध्यान रखना इसके पेपर में स्पेलिंग पूछ लेता है अनार की। तो POME पोम ग्रेनेट GRANAT, ध्यान रखना सीधा सीधा मीनिंग इसका नहीं होता। तो ये वाला हो जाएगा गलत, ये वाला गलत हो जाएगा। 1 फ्रूट, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा टू मैनी क्लेम एंड्स फॉर टू लिटिल। एक चीज है उसको दावा करने वाले लोग बहुत सारे हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही हैड बीन मोर केयरफुल। एक कंडीशन का कॉन्सेप्ट है, और कौन सी कंडीशन है? ये आपका पास्ट में जा रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है वाला। तो ये दिखाती है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को। तो यहाँ आने वाली जो वर्ब होगी रिजल्ट में, ये आपकी कंडीशन होती है, ये आपका रिजल्ट होता है, ध्यान रखेंगे ये आपका रिजल्ट होता है। आने वाली जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी? वुड प्लस है प्लस एमपी की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ क्या आएगी? वुड प्लस बेस फॉर्म हैव की, और क्या आएगा? पास्ट पार्टिसिपल आएगी। तो एक ही ऑप्शन बनना है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हो जाएगा? वुड हैव अवॉइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैंसफील्ड द फ्लाई, और कैथरीन मैंसफील्ड का फेमस वर्क है द फ्लाई, द बॉस इज टॉर्मेंटिंग ऑफ द फ्लाई रिफ्लेक्ट। क्या रिफ्लेक्ट करता है द फ्लाई? तो करता है हिज रिप्रेस्ड ग्रीफ ओवर हिज सन्स डेथ। क्योंकि वो बार बार जो मक्खी होती है, फ्लाई होती है, उस पर जो इंक होती है, इंक की बूंद डालता रहता है, और उसको तड़पता देखकर उसे अपने बच्चे की, अपनी बेटी की याद आती है। वो जैसे कि वो युद्ध में लड़ते लड़ते वो मर गया, तो सिम्बलाइज करता है इस चीज़ को। और ये पब्लिश कब होती है? ये पब्लिश होती है 1922 में ये पब्लिश होती है। द फ्लाई, द बॉस आइडेंटिफाई विद द स्ट्रगलिंग फ्लाई। जैसे वो तड़प रही होती है वो फ्लाई, तो उसको देखता हुआ अपने बच्चे की याद करता है वो, जैसे कि उसका बेटा मर चुका है। द बॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांस वोकैबुलरी वर्ड एनाक्रोनिज्म इन लिटरेचर। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका मतलब होता है अ समथिंग आउट ऑफ इट्स प्रॉपर टाइम। किसी चीज़ को अच्छी क्रम में दिखाना, समय को ध्यान जो समय है उसको सही क्रम में दिखाना। समथिंग आउट ऑफ इट्स प्रॉपर टाइम ये होता है काल अनुक्रम, समय से बाहर की वस्तु, समय की बाहर की वस्तु को दिखा देना। मतलब समय से पहले, जिस समय में कोई चीज़ जिस समय में होने वाली थी वो समय नहीं हुई, उससे पहले दिखा देना, तो होता है वो एनाक्रोनिज्म होता है, समय से पहले किसी चीज़ को दिखा देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस प्रोवर्ब है ये भी। मेक हे वाइल द सन शाइन्स। इसका मतलब होता है जब लोहा गर्म हो तभी क्या करना चाहिए, अपनी चोट को मार देना चाहिए, लोहा गर्म हो तब। तो फेमस है ये हमारा टीजीटी में पूछा जा चुका है, टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन। तो इसमें उसने पूछा था, दिया था मेक हे डैश द सन साइंस। तो उसमें उसने पूछा था कंजक्शन कौन सा आएगा। तो कुछ भी पूछ सकता है, इसका कंजक्शन पूछ सकता है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन पूछ सकता है, हिंदी टू इंग्लिश पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। मतलब जब लोहा गर्म हो तो बार करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मौका मिलते ही काम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका दिया है वो कहाँ से लिया है, थिंग्स फॉल अपार्ट, और किस में दिया है, एक कंडीशनल सेंटेंस में दिया है आपको। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, एक तो कंडीशन और आपका लिटरेचर का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हेड ओकोनवो डैश बी लेस रिजिड, ही डैश अडेप्ट टू कोलोनियल चेंजेज एंड डैश सर्वाइव इन थिंग्स फॉल अपार्ट। ये अभी हुआ नहीं है, इसको हम करा देंगे। तो हेड पहले आ रहा है, हेड पहले आ रहा है। तो ये बता रहा है कि यहाँ जो इसके बाद जो आएगी वो आएगी एम बी की थर्ड फॉर्म। तो एम बी की थर्ड फॉर्म यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दो तो ऐसे ही कट गए। उसके बाद यहाँ जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, यहाँ जो वर्ब आएगी वो आएगी वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल को ही एम बी की थर्ड फॉर्म बोला जाता है। तो इसमें कौन सा कट जाएंगे, तो ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन बचा सी। तो सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन मोगम द लंचॉन द नरेटर इज अर्निलाइज। तो क्या दिखाता है उसमें लंचॉन में, तो इसका मतलब होता है बीइंग पुश टू पे फॉर एन एक्सपेंसिव मील वी कैन नॉट अफोर्ड। और ऐसे ऐसे वो ऑर्डर करती है लड़की, महिला, कि उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता। आप कमेंट में बताएं कि उसके पास कितने पैसे होते हैं शुरू में उसके पास कितने फ्रैंक्स होते हैं, कितने पैसे होते हैं उसके पास, और कितने खर्च करता है, और लास्ट में उसके पास कितने बचते हैं द लंचॉन में। और ये पब्लिश हुआ था आपका 1937, और 1937 में ये पब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब क्या होता है, अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी डिनोट। तो कैथारसिस बहुत ही वर्ड फेमस ये शब्द है। ये इसका मतलब होता है शुद्धिकरण, शुद्धिकरण होता है इसका मतलब। तो इसका मतलब लाता है इमोशन परगेशन ऑफ पिटी एंड फियर। क्या आता है, पिटी और फियर लेके आता है किसी व्यक्ति की, शुद्धिकरण करता है ये। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसलेट द प्रोवर्ब इनटू इंग्लिश। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो दूर के ढोल का मतलब है डिस्टेंट ड्रम, ड्रम से कोई मतलब नहीं है यहाँ, या ड्रम से कोई मतलब नहीं है। तो आंसर ये नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। ग्रास ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये भी गलत हो जाएगा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी, फार ऑफ थिंग्स अपीयर बेटर। दूर से चीज़ें क्या लगती हैं, अच्छी दिखाई देती हैं, दूर से चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं, ये इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, और बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन तो है ही, लेकिन ये काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। इन टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड 1922 में आई थी द वेस्टलैंड। द रिपीटेड संस्कृत वर्ड्स, संस्कृत वर्ड जो होता है वो रिपीट करता है बार बार एट द वेरी एंड ऑफ द पोएम। शांति शांति शांति, ट्रांसलेट टू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है द पीस विद पास्ट अंडरस्टैंडिंग। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इलियट ड्रॉज फ्रॉम द उपनिषद एंड क्रिश्चियन ट्रेडिशन।
Philippians. It concludes the poem on note of hope for transcendence beyond the wasteland's despair. इसको ध्यान रखेंगे। कांथापुरा, कांथापुरा में, तो कांथापुरा किसने लिखा है? कांथापुरा किसने लिखा है? राजा राव ने। कांथापुरा राजा राव ने लिखा है। मूर्ति सत्याग्रह इज इंस्पायर्ड, तो जो मूर्ति है वो किससे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? किसके? सत्याग्रह से। तो ये थे महात्मा गांधीयन। तो गांधीयन नॉन वायलेंस, आंसर हो जाएगा ए, गांधीयन नॉन वायलेंस। अच्छा क्वेश्चन है, और ये पब्लिश कब होता है? ये होता है 1938 को, राजा राव ने लिखा है कांथापुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईडियम टू रैन कैट्स एंड डॉग्स। द रैन कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है टू पॉर हैविली, बहुत तेजी बारिश होना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। कॉमन ईडियम फॉर वेरी हैवी रेन के लिए होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हैवी होती है तब होता है। और ध्यान रखेंगे इनसे पहले कोई क्या नहीं होता है, ये एडवर्ब होता है, और इससे पहले कभी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, विच करेक्टर इन शेक्सपियर्स, तो कौन सा करेक्टर होता है शेक्सपियर में? करेक्टर इन शेक्सपियर्स मैकबेथ से कहता है आउट डेमेंड स्पोर्ट आउट आई से, तो कौन सा करेक्टर कहता है मैकबेथ में इस लाइन को? तो इसमें कहती है लेडी मैकबेथ। ये लाइन कौन बोलती है? लेडी मैकबेथ बोलती है, लेडी मैकबेथ बोलती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेडी मैकबेथ इस लाइन को बोलती है। और ध्यान रखेंगे ये हॉकम है, हॉकम जो ग्रेट ट्रेजेडी है। हॉकम मतलब एच फॉर हेमलेट, ओ फॉर ओथेलो, के फॉर किंग लियर, एम फॉर मैकबेथ। मैकबेथ जो आया था वो 1606 में आया था, फर्स्ट फोलियो में पब्लिश होता है। फर्स्ट परफॉर्म हुआ था 1606 में, पब्लिश होता है फर्स्ट फोलियो जो आया था 1623, पहला फोलियो आया था। सेकेंड फोलियो जो आया था विलियम शेक्सपियर का वो 1632 में आया था, और थर्ड फोलियो आया था 1663, और फोर्थ फोलियो आया था 1685। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो ये लाइन बोलती है लेडी मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्दा कौंच। ये कौंच वाला कौन सा है? ये कौंच वाला कौन सा है? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। जो भी आपकी जो ग्रामर का पार्ट दिया है वो भी आपके जो फिक्शन वाला पार्ट है, प्रोज वाला पार्ट है, उससे हमने दिया है। और आपके रिलेटेड टू का से दोनों काम हो रहा है, ग्रामर भी मिल रही है सीखने को, ये आपका लिटरेचर भी कवर कर रहा है। तो पर द कॉन्च डैश नॉट डिस्ट्रॉयड इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, तो ऑर्डर पर सब, तो क्या आएगा यहाँ पर? अब पर पहले आ रहा है, पर का मतलब है इन्वर्जन है, ये इन्वर्जन है, और सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस है। तो सेकेंड कंडीशनल जो सेंटेंस है उसमें जो दूसरी वो जो आएगी वो क्या आएगी? वुड प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म रहेगी दूसरे वाले वाक्य में। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज आया था 1955 में, बताते रहा 1954 में आया था ये, 54 में ये पब्लिश होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर तुम्हारा हो सकता है ये संभावना को भी व्यक्त कर रहा है। तो ये क्या मिक्स्ड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, मिक्स्ड कंडीशन में ध्यान रखना, मिक्स्ड कंडीशन भी होता है। जो बात तो करता है प्रेजेंट, इसका जो कंडीशन है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, प्रेजेंट में है, और जिसका रिजल्ट निकल रहा है कहाँ निकल रहा है? पास्ट में निकल रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और थर्ड कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल क्या होती हैं ये हमने चैनल पर कराया है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, ग्रामर वाले सेक्शन में आपको कंडीशनल की वीडियो मिलेगी, उसको ध्यान से देख लीजिए, उसमें अच्छे से हमने समझाया है कि कौन सी कंडीशन कब आती है। तो थर्ड कंडीशन का मतलब है, इसका आंसर हो जाएगा कि वर द कॉन्च नॉट डिस्ट्रॉयड, तो डिस्ट्रॉयड इन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, तो ऑर्डर तो क्या हो जाएगा? माइट हैव बीन प्रिसर्व्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन जोसेफ एंड्रयूज पर्सन्स पर्सन्स एडम्स रिप्रेजेंट, तो क्या रिप्रेजेंट करता है जोसेफ एंड्रयूज में? और बताओ कमेंट में ये किसने लिखा है। और हेनरी फील्डिंग ने लिखा है ये। तो हेनरी फील्डिंग का फेमस नोवेल है जोसेफ एंड्रयूज। तो इसमें जो पार्सन्स एडम्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है आइडियलिस्टिक गुडनेस एंड नेविटी। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। जो पब्लिश होता है 1742 में, रखेंगे 1742 में ये पब्लिश होता है जोसेफ एंड्रयूज। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोकेबुलरी टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज एसोसिएटेड विद, तो किससे एसोसिएटेड है ये? तो क्या दिखाती है ये दिखाती है इंटरेरियर मोनोलॉग इन मॉडर्निस्ट फिक्शन। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ये दिखाती है इंटरेरियर मोनोलॉग इन मॉडर्निस्ट फिक्शन। द फेमस क्लोजिंग लाइन्स ऑफ कीट्स, फेमस लाइन है अंत में आती है ओड ऑन ग्रीसियन अर्न। क्या नाम है उसका? ओड ऑन ग्रीसियन अर्न कहता है। और ये कब आया था? 1820 में आया था ये। 1820 में ये क्या होता है? पब्लिश होता है। कहता है कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, डेट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। तो इसका मतलब क्या है? किसको इंडिकेट कर रहा है ये लाइन? तो किसको रेफर कर रहा है? तो ये कर रहा है द अर्न को। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर पेपर में पूछी गई है यूजीसी नेट में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये कब आती है? 1820 में पब्लिश की जाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जो कंडीशनल का सेंटेंस है और कहाँ से लिया है हमने? द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी। तो यहाँ से निकाला गया है, जो आया था 1952 में ये पब्लिश होता है। 1952 में ये पब्लिश होता है। ध्यान रखेंगे दोनों काम हो रहे हैं हमारे। और इसमें दिखा रहा है कि इफ सेटियांगो डैश नॉट फाइट द शार्क, अगर उससे ना लड़ता होता तो ओल्ड मैन एंड द सी, तो ही रिटर्न विद द फुल मार्जिन। अगर ना लड़ा होता, नहीं लड़ता होता तो उसके साथ पूरा आता। तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी? या कोई कंडीशन हो जाएगी, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। क्या हो जाएगा? बी। इफ सेटियांगो हैड नॉट फाउट, उससे न लड़ा होता तो वुड हैव रिटर्न द ओल्ड मैन एंड सी, ही वुड हैव रिटर्न विद द फुल मार्लिन। तो पूरी मार्लिन के साथ आता है। ये क्या? कंट्राडिक्टरी है ये, कंट्राडिक्टरी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इन 12 मिलियन ब्लैक बॉसेस रिचर्ड राइट डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ध्यान रखना। 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। तो इसमें क्या दिखाता है वो? तो इसमें दिखाता है वो द अफ्रीकन अमेरिकन माइग्रेशन एंड ऑपरेशन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। और कब पब्लिश होता है? ये पब्लिश होती है 1941 में। कब आती है? 1941 में। और इसकी हमने सेपरेट वीडियो बनाई भी है। एक वीडियो हमने कराई है, बस 2 वीडियो बची हैं। एक तो बचा है द 2 वर्जन एंड चिनुआ चीविका द थिंग्स फॉल अपार्ट, बस 2 बची हैं। और उनको भी हम करा देंगे। एक कल वीडियो आएगी और एक मंडे को आएगी। बीच में इसका प्रैक्टिस सेट होगा। कल या तो कल प्रैक्टिस सेट आएगा, या फिर जो बचा हुआ पार्ट है, 2 बचे हैं, कमला मार्कंडेय का 2 वर्जन्स और चिनुआ चीवी का थिंग्स फॉल अपार्ट, या तो कल आ जाएगा या फिर प्रैक्टिस सेट आएगा। द वर्ड आयरनी इन ऑस्टेंस प्राइड एंड प्रेजुडिस प्राइमरली, तो किसको दिखाती है वो? आयरनी। जैन ऑस्टेन का जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है वो क्या किसको दिखाती है? तो वो दिखाती है ड्रामेटिक एंड सिचुएशनल को। ड्रामेटिक एंड सिचुएशनल को शो करती है। और कब आया था ये प्राइड एंड प्रेजुडिस? जो होता है पब्लिश 1813 में हुआ था। 1813 को ये पब्लिश होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वर्ड्स द टिंटन एबे, टिंटन एबे
द लाइन, द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, द नर्स, द गाइड, द गार्डियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल ऑफ ऑल माई मॉरल बीइंग। रेफर किसको रेफर करती है? द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, द नर्स, द गाइड, द गार्डियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल ऑफ ऑल माई मॉरल बीइंग। पहले तो ध्यान रखना है, एक किसकी लाइन है? टिंटन एबी की लाइन है। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है। एक क्वेश्चन ये बनता है, टिंटन एबी की लाइन है। और कब पब्लिश हुई थी? ये होती लिरिकल बैलेट्स में हुई थी 1798 में। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, कहाँ पब्लिश हुई थी? लिरिकल बैलेट्स में। और कब पब्लिश हुई? तीसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ये लाइन कहाँ आती है? टिंटन एबी में। कब पब्लिश होती है? 1798 में। और ध्यान रखेंगे, ये कौन सा कलेक्शन था? कौन सा कलेक्शन था? तो लिरिकल बैलेट्स था। इसमें 19 पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। ध्यान रखेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोयम थी उसमें 19 पोयम थी। और एस.टी. कॉलरेज कितनी थी? 4 पोयम थी। तो टोटल इस जो कलेक्शन में थी वो आई थी 23 पोयम। 23 में से 19 विलियम वर्ड्सवर्थ की, 4 पोयम एस.टी. कॉलरेज की, और जो पहली पोयम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर वो किसकी है? वो एस.टी. कॉलरेज की है। लेकिन जो खत्म होती है पोयम, अंत होता है पोयम का, जो लास्ट पोयम होती है 23 पोयम होती है, वो आपकी टिंटन एबी होती है। इसका फुल टाइटल है लाइन्स कंपोज्ड टू फ्यू माइल्स अबोव। उसको ध्यान रखना है, काफ़ी बड़ा है। क्या टाइटल है उसका? लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबोव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वायर ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। इसमें कई का सारे क्वेश्चन छपे हुए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ वाले में। एक तो ये वाई रिवर है, उसका जिक्र करता है। और पहली बार जो आया था वो जुलाई 13, 1793 वो 1798 में दूसरी बार आया था। पहली बार आया था 5 साल पहले, 1793 में आ चुका है। तो 5 साल के बाद आता है वो। एक बार और आया था, कमेंट में बताएं तो तीसरी बार कब आया था? तीसरी बार कब गया था वो टिंटन एबी? तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये पोयम जो लिखी गई है वो कहाँ में लिखी गई है? ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। ये लाइन लिखी गई है वो कहाँ में? ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। तो कई सारे क्वेश्चन हैं। ये पब्लिश होती है लिरिकल बैलेट्स में, लास्ट पोयम है। और ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। और पहली बार जो विजिट करता है वो 1793 में जाता है। दूसरी बार जो जाता है 1798 में जाता है। और तीसरी बार 1841 में जाता है। तो ध्यान रखेंगे 3 बार जाता है, 3 बार वहाँ जाता है। और दूसरी बार अपनी बहन के साथ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखेंगे। और इसमें जो कलेक्शन आया था लिरिकल बैलेट्स, उसमें 4 पोयम एस.टी. कॉलरेज की थी और 19 पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। 1798 में पहला कलेक्शन आता है लिरिकल बैलेट का। दूसरा जो आता है वो 1800 में आता है। उसमें जो आपका प्रीफेस को जोड़ा गया था। 1802 में अपेंडिक्स को जोड़ा गया था। तो ध्यान रखेंगे ये कलेक्शन के नाम है। फोर्थ एंड फाइनल जो कलेक्शन आया था लिरिकल बैलेट्स का वो 1805 में आया था। तो इसके 4 कलेक्शन आए थे पूरे टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड पिप डैश नो मैगविच। अब मैगविच वाला क्वेश्चन है ये जो लिया गया है। मैगविच हिज बेनिफैक्टर अर्ली, तो ही बिहेव डिफरेंटली टुवर्ड्स इन। तो ये कहाँ की लाइन है ये? और देखो 2 क्वेश्चन है, ग्रामर का भी है, कंडीशनल सेंटेंस है। और इसमें क्या दे दिया उसने? और ग्रामर भी है, कंडीशनल सेंटेंस भी है, और आपका लिटरेचर भी है। 2 क्वेश्चन दे दिए, 3-4 क्वेश्चन दे दिए। और किससे लिया गया है? ये लिया है ग्रेट एक्सपेक्टेशन। जो पिप है, पिप एक कौन है इसका? नायक है, प्रोटैगनिस्ट है। ये कौन है इसका? प्रोटैगनिस्ट है। मैगविच पांच बेनिफैक्टर, जो उसको रुपए देता है, पढ़ने के लिए भेजता है। और ये कौन होता है? एक मुजरिम होता है, एक्यूज होता है, जो शुरू में उसे खाना खिलाता है। कौन? पिप खिलाता है। और बाइन भी देता है, बाइन उसे शराब पिलाता है। तो उसी की वो मदद करता है बाद में पिप की। तो मैगविच जो होता है बेनिफैक्टर होता है अर्लियर। तो ही बिहेव डिफरेंटली टुवर्ड्स हिम। तो हेड पहले आ रहा है। हेड पहले का मतलब क्या है? ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। आंसर हो जाएगा सी आंसर एकदम हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइट कॉर्नर्स लुकस एबी लुकस द नरेटर स्केप्स एम्बेरसमेंट। इसके पेपर में स्पेलिंग पूछ जाती है एम्बेरसमेंट की, एम्बेरसमेंट डबल एस आती है। और आपको कमेंट में बताना ईबी का फुल फॉर्म क्या है, और हमने अपने अच्छे से चैनल पर कराया है ईबी का मतलब क्या है, इनका फुल नाम क्या है। तो इसमें क्या दिखाते हैं, वो टाइट कॉर्नर में क्या दिखाते हैं, वो दिखाते हैं एक क्लेवर प्रेटेंस एंड लक। चालाक बनने की कोशिश करता है, चालाक बनने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडवांस वर्ड सिनर्डिकी इज ए फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है, इसका मतलब क्या है सिनर्डिकी का, इसका मतलब होता है पार्ट रिप्रेजेंट द होल। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, जो होल को दिखाता है। ट्रांसलेशन, हाथ कंगन को आरसी क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या है, ये भी वर्ल्ड फेमस प्रोवर्ब है आपकी। हाथ कंगन को आरसी क्या है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ओबियस थिंग्स नीड नो प्रूफ। जो अच्छी चीजें होती हैं उनको किसी चीज की प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। आंसर ए हो जाएगा। पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली इज कॉल्ड। जो बहुत सारी भाषा को बोल सकता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट हो जाता है, आंसर भी हो जाएगा। और आपको कन्फ्यूजन हो सकती है लिंग्विस्ट में, लिंग्विस्ट में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है। लिंग्विस्ट का भी इसी सेंस में जाता है, लिंग्विस्ट का भी इसी सेंस में जाता है, लेकिन अभी क्या है, लिंग्विस्ट का मतलब होता है लैंग्वेज एक्सपर्ट होता है, वो लैंग्वेज एक्सपर्ट होता है, वो बहुत सारी भाषा को जानता है, पहचानता है अच्छे से, वो पॉलीग्लोट होता है, पॉलीग्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोनों हो सकते हैं लगना, ये दोनों हो भी सकते हैं, ये दोनों आंसर हो भी सकते हैं। ये कभी कभी दोनों आंसर नहीं देगा, एक ही देगा वो। द स्कारलेट लेटर डिम्सडेल्स सफरिंग, तो क्या दिखाता है वो, ये बहुत अच्छा नोवेल है ये। इसमें क्या दिखाता है वो, तो इससे दिखाता है, आंसर हो जाएगा इंटरनल गिल्ट एंड हिपोक्रेसी दिखाता है। ये उसका प्रेमी होता है, इसमें ये लड़की होती है एडल्ट्री, एक शब्द होता है एडल्ट्री, इसका मतलब होता है एक ऐसी औरत या व्यक्ति, इसमें औरत ही होती है। हेस्टर प्रीन, उसका नाम होता है हेस्टर प्रीन, जो नायक है, वो उसका पति जिंदा होता है, लेकिन वो किसी डिम्सडेल नाम के व्यक्ति से प्रेम प्रसंग करने लगती है और उससे फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाती है। इससे की बच्ची होती है पर्ल, इसकी बच्ची का नाम होता है पर्ल। तो ये समाज में गलत माना जाता है, तो उसको सजा मिलती है इस बात की। तो वो डिम्सडेल होता है, वो अपने गिल्ट को स्वीकार लेता है बाद में और मर जाता है। लेकिन जो लड़की होती है हेस्टर प्रीन, वो स्वीकार नहीं करती है, वो अपने प्रेमी का नाम नहीं बताती है। बाद में जो एडल्ट्री का मतलब होता है कि वह औरत जो किसी पुरुष से संबंध बनाती है जिसके पति जिंदा हो, के बाद वो अपने बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होती है उस शब्द से, जो उसका मतलब बदल देती है और बहुत ज़्यादा रहती है। पर की शादी हो जाती है बाद में और ये व्यक्ति मर जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है द ईडियम टू हिट द नेल ऑन द हेड मीन, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज ट्रू। जो सत्य है उसको बिल्कुल साफ साफ कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईट्स द सेकंड कमिंग विच लाइन बेस्ट कैप्चर द पोएम्स एपोक्लिप्टिक वर्जन। तो कौन सी लाइन ऐसी है जो एकदम एग्जैक्ट है उसकी। 46 का क्वेश्चन, तो कौन सा है, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, आंसर इसका हो जाएगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, बर राल्फ डैश इलेक्ट लीडर अगेन सेवजरी डेंट प्रिवेंट अ लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। तो ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के बारे में बता रहा है, दो लोग होते हैं। तो ये क्या दिखाता है,
तो ये बर आ रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है, बर आ रहा है, तो एक सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है ये वाला। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का जो आंसर हो जाएगा वो मिक्स्ड कंडीशन में चला जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। इलेक्टेड माइट हैव बीन प्रिवेंटेड, पर रैल्फ इलेक्टेड लीडर, दोबारा उसको लीडर बना दी जाता है रैल्फ जो होता है, और सेवजनरी प्रिवेंट कर देता है द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। तो आंसर हो जाएगा सी। टू वर्जन्स कमला मार्कंडेय कंटेस्ट, ये हमने कराया नहीं है अभी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कल इसी को करा दूँ। टू वर्जन कमला मार्कंडेय, तो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि रूरल इनोसेंस एंड अर्बन करप्शन थ्रू टू सिस्टर, दो लड़कियां होती हैं, एक ग्रामीण बनकर रहती है, एक देहाती बन जाती है और एक शहरी बन जाती है। तो उनके बीच में कंट्रास्ट इनोसेंस को दिखाया गया, करप्शन को दिखाया गया है। अच्छा है, इसको मैं कल कराऊंगा। एक लड़की होती है सरोजा, एक होती है ललिता। सरोजा और ललिता के बारे में बताया गया है। तो ये हम कल इसको लेंगे। ये आया था 17, ये आया था आपका 1973 में, 1973 में ये पब्लिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोकैबुलरी वर्ड डोनोमेंट, डोनोमेंट रेफर टू, तो किसको रेफर करता है, द रेजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट आफ्टर क्लाइमैक्स के बाद ये आता है, ये क्लाइमैक्स के बाद आता है, कथानक का समापन या निष्कर्ष होता है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, ट्रांसलेट द प्रोवर्ब इनटू हिंदी इंग्लिश, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका ये वाला तो होगा नहीं, डायरेक्ट एग्जिट वर्ड नहीं हो सकता इसका, तो ये तो होगा नहीं, ना सी होगा ना डी होगा, आंसर होगा बी। इनकेपेबल पर्सन कैन नॉट जज क्वालिटी, इनकेपेबल बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जिसको पता नहीं होता है वो किसी चीज़ की महत्व को नहीं बता सकता। तो मिलते हैं कल। टू वर्जन्स या प्रैक्टिस सेट, जो आप कहें कमेंट में क्या पढ़ना चाहेंगे, या टू वर्जन कमला मार्कंडेय का, या फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को पढ़ना चाहेंगे, तो आप कमेंट में बताएं। आपकी राय सर्वोपरि है, आप जो कहेंगे उसको कराया जाएगा। तो मिलते हैं कल। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि प्रैक्टिस सेट करेंगे या कमला मार्कंडेय का टू वर्जन करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और आने वाली वीडियो जैसे कि आप तक पहुंचे और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहें, खुश रहें और ठंड से बचे रहें।